जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि कर्क राशि के जो जातक हैं उनके लिए नवंबर का जो महीना है वह कैसे रहने वाला है। जबकि दोस्तों ये मान लीजिए कि इस समय क्या है, जो इनका कर्क राशि के जो जातक हैं इनका जो जीवन है उसमें बड़ा एक परिवर्तन आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य मंगल और साथ ही साथ सूर्य मंगल का यहाँ पर क्या है, राशि परिवर्तन बनना है। साथ में दोस्तों बुध का भी यहाँ पर क्या बनना है, राशि परिवर्तन बनेगा। तो राशि परिवर्तन होने से इनका जो जीवन रहेगा, इनका ये है समय जो रहने वाला है, नवंबर मास इनके लिए रहने वाला है, इनके जीवन में इससे क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो सबसे पहले दोस्तों, हर बार की भांति जैसे हम भगवान सूर्य नारायण से अवलोकन करते हैं, तो भगवान सूर्य नारायण आपके कहाँ बैठे हुए हैं, चतुर्थ भाव में बैठे हुए। और यह चतुर्थ भाव होता है माता का, सुख का, भूमि भवन इत्यादि का होता है, और अचल संपत्ति से संबंधित हमारा यह भाव होता है। मगर यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात यह है कि भगवान सूर्य नारायण बैठे कहाँ पर हैं, अपनी नीच राशि में। नीच राशि में बैठने का ये तात्पर्य होता है कि जो भी हमारे बनते हुए कार्य हैं उनमें विलंब प्रकट होना, उत्पन्न होना। यानी कि अगर आप ये मान लीजिए कि जो आपका नवंबर से पहले जो काम चल रहे थे उसके बाद कई कार्यों में आपकी क्या आनी शुरू हो जाएगी, रुकावटें आनी शुरू हो जाएंगी। तो नीच राशि में जब सूर्य नारायण बैठे हुए हैं, चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं, तो ये समझ लीजिए कि इसमें थोड़ा सा माता के स्वास्थ्य से लेकर भी थोड़ा सा आपको क्या आ सकती हैं, दिक्कतें आ सकती हैं। और भूमि भवन का अगर आपके जीवन में कोई ऐसा कोई कार्य चल रहा है कि मकान इत्यादि आप बना रहे हो, या कोई ऐसा कोई कार्य कर रहे हो, कोई निर्माण का कोई कार्य कर रहे हो, तो दोस्तों उसमें क्या है, कुछ रुकावटें उत्पन्न अवश्य हो सकती हैं। उसके बाद पुनः हम आते हैं मंगल, तो कहते हैं मेष वृश्चिक कयो भौमः। मेष यानी पिता के स्वामी, और वृश्चिक यानी आपके संतान भाव के स्वामी कहाँ बैठे हुए हैं, आपके चतुर्थ भाव में यानी तुला राशि में इस समय बैठे हुए हैं। और यहाँ पर बैठने का ये तात्पर्य होता है कि केंद्र भाव भी होते हैं, लगन का हो गया या चतुर्थ हो गया, ये केंद्र भावों की उसमें भी आते हैं। तो केंद्र में जब आपका सूर्य और मंगल एक साथ में बैठे हुए हों तो यहाँ पर यह क्या करेगा, अंगारक योग बनाएगा। यानी कि इस समय क्रोध भाव भी आपका बहुत सारा अधिक बढ़ने वाला है, क्रोध उत्पन्न आपके जीवन में होने वाला है। तो सूर्य मंगल की जो युक्ति है यह थोड़ा सा ये मान लीजिए कि यह उतनी अच्छी नहीं रहने वाली। मगर जैसे कि सूर्य नारायण के साथ साथ में मंगल भी क्या है, तुला से वृश्चिक में, सूर्य नारायण भी तुला से वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे, और साथ ही साथ मंगल भी क्या करेगा, तुला राशि में प्रवेश। मंगल की है स्वयं की राशि है। और जब यह सूर्य नारायण के साथ में यहाँ बैठेंगे, मंगल के साथ में यहाँ पर बैठेंगे, तो ये मान लीजिए कि क्रोध उत्पन्न तो यहाँ पर भी करेगा, मगर यह अगर हम देखें तो यह संतान इत्यादि के लिए बढ़िया रहेगा, विद्या बुद्धि के लिए बढ़िया रहेगा, और साथ ही साथ मंगल कार्यों से संबंधित कोई भी हर एक प्रकार के कार्य के लिए यह क्या है, हमारे लिए अच्छा रहने वाला है। यानी कि कर्क राशियों के लिए जब 15 नवंबर के बाद का जो समय रहेगा, उसके बाद का समय इनके लिए बढ़िया है। जब सूर्य और मंगल का राशि परिवर्तन हो जाएगा तो यह समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। उसके बाद पुनः 6 नवंबर तक क्या है, बुध भी तुला राशि में, और उसके बाद यह भी वृश्चिक राशि में आ जाएंगे। जब 3 ग्रहों का योग यहाँ पर बनने वाला होगा, तो इसमें ये मान लीजिए कि सुंदर सा बुध आदित्य योग भी बना हुआ है, और मंगल का भी स्वराशि में यहाँ पर निवेश है। तो ये समझ लीजिए कि इस समय आपके लिए आपके जीवन में संतान से संबंधित, विद्या बुद्धि यश से संबंधित, और धर्म कर्म से संबंधित, और मंगल कार्यों से संबंधित यह आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। उसके बाद पुनः हम बुध के बाद आते हैं बृहस्पति में। तो देवगुरु बृहस्पति आपके कहाँ बैठे हुए हैं, आपके 10वें भाव में बैठे हुए हैं, यानी कि पिता के घर में बैठे हुए हैं। राज्य भाव यह है, कर्म का भाव होता है, कारोबार इत्यादि का भाव होता है, अधिकार का होता है, और पद प्रतिष्ठा का भाव होता है। यहाँ पर ये देख लीजिए कि मंगल क्या है, स्वराशि है, और मंगल की यह राशि है मेष वृश्चिक यो भौमः। यानी कि ये मान लीजिए कि यहाँ से क्या है कि
यहाँ पर जब देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हों तो अवश्य ही आपको इन कार्यों में क्या होगा, प्रॉफिट होने वाला है, प्रॉफिट होने वाला है। यानी कि आपका इस समय बहुत सुंदर सा एक राजयोग बनने वाला है। आपको पद प्रतिष्ठित आपके जीवन में आप होने वाले हैं, क्योंकि आपका क्या है, कर्क राशि के जो जातक हैं उनका जो बृहस्पति है वह बहुत ही अच्छा फल इनको प्रदान करने वाला है। तो यहाँ पर यह मतलब अगर हम देवगुरु बृहस्पति की युक्ति भी देखें तो यह भी आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। उसके बाद पुनः शुक्र में आते हैं तो शुक्र कहाँ बैठे हुए हैं, आपके तृतीय भाव में, तीसरे भाव में बैठे हुए हैं कन्या राशि में। कन्या राशि शुक्र की भी क्या है, नीच राशि है। तो जब शुक्र की भी कन्या राशि नीच राशि है तो ये मान लीजिए कि इस समय जो शुक्र ग्रह है मतलब वह भी क्या है, कुछ ना कुछ विकार यह भी अवश्य आपके जीवन में लाने वाले होंगे। विकार यानी गुप्त शत्रुओं से थोड़ा सा यहाँ पर आपको मैं क्या करूँगा, सजग करूँगा। अगर आप कोई ऐसे हैं कि जिनसे आपको लगता है कि ये कभी भी हमारे लिए घातक सिद्ध हो सकते हैं, तो ऐसे व्यक्ति के साथ में आपने क्या करना है, कोई भी साझेदारी नहीं करनी है। गुप्त शत्रुओं से संबंधित यह भाव है। और शुक्र यहाँ पर क्या है, अपनी नीच राशि में बैठा हुआ है, तो थोड़ा इससे आपने सावधान रहना है। बाकी रही बात पराक्रम इत्यादि की, तो जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि 15 नवंबर के बाद जैसे राशि परिवर्तन, बहुत सूर्य मंगल और बुध का आपका राशि परिवर्तन हो रहा है, तो यहाँ पर शुक्र भी अवश्य ही अच्छा फल प्रदान करने वाला बनेगा। उसके बाद पुनः हम आते हैं शनि। तो शनि आपके कहाँ बैठे हुए हैं, अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। यह जीवन का है, आयु का है, आकस्मिक धन लाभ का है, आकस्मिक परिवर्तन के योग यह भाव बनाता है। तो जब अष्टम शनि रहता है, शनि अष्टम अच्छा माना जाता है। और जब यह अष्टम भाव में शनि बैठे हुए हों और स्वराशि में बैठे हुए हों तो ये समझ लीजिए कि इस समय आपके आयु के लिए भी यह समय बढ़िया है। जीवन, स्वास्थ्य इत्यादि के लिए आपके लिए यह समय अच्छा रहने वाला है। और साथ ही साथ आकस्मिक धन लाभ के भी यह योग बनाने वाला है। यानी कि अगर हम शनि के दृष्टिकोण से देखें तो दोस्तों आपके लिए यह समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। उसके बाद पुनः राहु, तो राहु बैठे आपके भाग्य में। भाग्य, धर्म, तीर्थ, गुरु और शिक्षा का यह भाव होता है। तो मैंने कई बार आप लोगों को बता चुका हूँ कि द्वितीय और नवम और आपका एकादशी यह भाव ऐसे हैं कि जहाँ पर कोई भी ग्रह बैठा हुआ हो वह लगभग अच्छा ही फल प्रदान करने वाला होता है। तो जब राहु यहाँ पर बैठा है तो ये समझ लीजिए कि भाग्योदय इत्यादि का भी समय रहेगा। मगर इस समय दोस्तों आपको एक विशेष रूप का ध्यान रखना है कि आपको किसी भी तरीके से अपने गुरु का अनादर नहीं करना, अपने आचार्य का अनादर नहीं करना। गुरु का यह तात्पर्य है कि जो आपके जीवन में आपको हर एक, जब आप बुरे वक्त में होते हो उस समय वह आपका हाथ पकड़ लेता है, वहाँ से आपको निकाल देता है। तो ऐसे व्यक्ति का आपको बिल्कुल भी अनादर नहीं करना। अगर आप ऐसा करते हो तो यह फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इनका जो फल हो जाएगा वह पूरा उल्टा हो जाएगा। मगर अगर आप यहाँ किसी गुरु को, जो गुरु तुल्य आपके जीवन में जो व्यक्ति है, जो हर एक मुसीबत में आपके साथ में खड़ा होता है, अगर आप ऐसे व्यक्ति का आप आदर करते हो, ऐसे व्यक्ति का सम्मान करते हो, तो 101% आपका भाग्योदय का भी यह अच्छा समय रहने वाला है। उसके बाद केतु बैठे हुए हैं तृतीय भाव में। यानी कि यह क्या है, भ्रातृभाव, छोटे भाई बहनों से संबंधित यह भाव होता है। और जब ये यहाँ पर बैठे हुए हों, मगर ये क्या बैठे हुए हैं, शुक्र के साथ में, शुक्र भी इनका मित्र ग्रह है और शुक्र अपनी नीच राशि में बैठा हुआ है। तो इस समय थोड़ा सा आपको गले से, कानों से और श्वास से संबंधित अपना क्या रखना है, ध्यान रखना है। यानी कि कोई भी ऐसा विकार आपके जीवन में आ सकता है कि जिससे मतलब क्या है, आपको गले से संबंधित या कानों से संबंधित या श्वास से संबंधित कोई दिक्कत आ सकती है। तो आपने इस चीज़ का विशेष रूप से क्या करना है, ध्यान रखना है। बाकी अगर ओवरऑल देखें हम तो कर्क राशि के जातकों के लिए यह समय अच्छा रहने वाला है। तो दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो कैसे लगा, आपने इसे लाइक भी करना है। हमारे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको सब्सक्राइब भी करना है, शेयर अवश्य करना है, कमेंट अवश्य करना है। दोस्तों मिलते हैं पुनः एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।